सर जैसे अभी आपने बताया कि आप सबसे लास्ट एक प्रायोरिटी रखते हैं कि अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है, उससे पहले आप सारे तरीके ट्राई करते हैं कि एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं, मसाजेस, ऑयल्स, फिजियोथेरेपी, सारा कुछ सजेशन आप देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, इसको कराने से पहले आप क्या क्या टेस्ट अपने पेशेंट्स पर करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर है कि भाई पेशेंट को कुछ महीनों से दिक्कत हो रहा था, अब वो सर्जरी कराना चाहता है। अब वो आया ठीक होने, तो उनके साथ साथ जो भी मेडिकल इश्यूज है वो तो हमें पहले उसको चेक भी करना है, और अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो उसको पहले कंट्रोल करना है। जैसे उनका हम हार्ट का चेकअप करते हैं जिसमें इको वगैरह, ईसीजी और स्ट्रेस इको होता है। हम लंग्स के लिए चेस्ट एक्सरे, और कभी कभी किसी को पुराना लंग्स का प्रॉब्लम हो जैसे दमे की दिक्कत हो तो उसमें हम अपना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग टेस्ट भी करते हैं। फिर हम उनके ब्लड टेस्ट में उनका हीमोग्लोबिन देखते हैं, लिवर फंक्शन देखते हैं, किडनी फंक्शन देखते हैं, और उनके क्लॉटिंग कैसा है, ब्लड का थिकनेस है, थिननेस कितना है वो देख लेते हैं। और उसके अलावा मोस्टली उनकी मूवमेंट कितना है, कितना वो चल पा रहे हैं, अभी उनका कितना चैलेंज है, क्या क्या एक्टिविटीज वो कर पाते हैं। तो उनको एक सर्जरी से पहले वो क्या क्या चीज़ें कर पा रहे हैं और सर्जरी के बाद वो क्या कर पाएंगे, तो उनको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देने के लिए हमें उनको पहले चेक करके बताना पड़ता है कि भाई हम ये सारे टेस्ट करेंगे, इनको अगर इसमें कुछ कमी पेशी आएगी पहले उसको ठीक करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे पेशेंट्स को ये उम्मीद होता है कि आज हम तो 6 महीने से नहीं चल रहे, लेकिन नया जॉइंट लगवा लिया तो हम कल से दौड़ना शुरू हो जाएंगे। तो वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी देना जरूरी है कि टेस्ट तो किए, सर्जरी के लिए फिट भी हो गए, अब उसके आगे सर्जरी में जाने से पहले उनके साथ एक फ्रैंक कम्युनिकेशन, एक डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप जो सवाल पूछ रहे हैं यही सवाल हर पेशेंट पूछता है, तो उनको रियलिस्टिकली बताना कि आप क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए, अब कोई एक हमारे पास एक कर्नल आया, वो गोल्फ खेलना चाहते थे, वो खेल नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर हम 2-4 किलोमीटर चलना पड़ता है, हर बॉल के बाद आपको बहुत वॉक करना पड़ता है, रास्ता ऊंचा नीचा ढलान होती है। तो वो उन्होंने सर्जरी इसलिए कराया, लेकिन उन्होंने बहुत थॉरली मेरे से डिस्कस किया कि क्या अगर मैं गोल्फ नहीं खेल पाऊंगा तो मैं नहीं कराऊंगा, बिकॉज मैं नॉर्मल घर के अंदर छोटा मोटा वॉक करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम नॉट एबल टू प्ले गोल्फ, इसलिए मैं कराना चाहता हूँ। सो आई वांट टू नो वेदर आई विल बी एबल टू गो बैक टू माई स्पोर्ट्स और नॉट। सो हर एक का अपना कोई ना कोई एक कारण होता है, वाई पर्पस होता है। वो पर्पस सॉल्व अगर नहीं हुआ तो वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो हमें पूछना होता है उनसे और उनको क्लैरिटी भी देनी होती है क्या ये आप पर्पस अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उनका पर्पस अचीव हुआ या नहीं हुआ एट लास्ट? उनका हुआ, ऑफ कोर्स उनका हुआ। तो कैसा एक्सपीरियंस था उनका, कैसा रिएक्शन था आफ्टर द सर्जरी? सो ऑफ कोर्स जब सर्जरी होता है तो फर्स्ट 4 वीक्स जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें पेशेंट थोड़ा सा फ्राइटेंड भी होता है क्योंकि थोड़ा बहुत कोई भी सर्जरी होगा, हालांकि हम सारे पेन मेजर्स यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत दर्द तो होगा। फिर जब फर्स्ट टाइम हम वॉक करना शुरू करते हैं, पहले हम उनको वॉकर देते हैं, फिर हम स्टिक देते हैं, फिर इंडिपेंडेंट कराते हैं। तो एक जो नए जॉइंट और पुराने जॉइंट का जो फ़र्क है उसमें बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम पे हैंड होल्डिंग टीम का बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो हैंड होल्डिंग करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होता, वो एक्सरसाइज करते रहते हैं। कई बार क्या होता है वो इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो एक्सरसाइज छोड़ ही देते हैं, और अगर उन्होंने एक्सरसाइज छोड़ दिया तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा वो सर्जरी के आउटकम पे पड़ता है। ओके सर, आपने बताया कि आफ्टर सर्जरी भी कभी कभार पेन होता है, तो इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को? सर्जरी के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस हम देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम कोल्ड पैक यूज़ करते हैं, आइस पैकिंग जिसको बोलते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। ऑलमोस्ट 40 to 50% पेन किलर का रिक्वायरमेंट सिर्फ आइस पैक यूज़ करने से ही कम हो जाता है। सो फर्स्ट 1 or 2 months पेशेंट रेगुलरली आइस पैक भी करता है, दिन में 3-4 बार से शुरू करके बाद में वो हफ्ते में 2 बार, दिन में 2 बार, फिर धीरे धीरे वो कम भी कर देता है, कभी कभी फिर SOS बेसिस पे करता है। बट आइस पैक एक ऐसा टूल है जो उनकी पेन किलर की रिक्वायरमेंट को कम करता है। स्पेशली एक्सरसाइज के बाद जो पेन बढ़ता है उसको हम आइस पैक से कंट्रोल कर पाते हैं। उसके साथ साथ हम उनको थोड़ा नर्व मेडिकेशन, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देते हैं, थोड़ा बोन्स के लिए कैल्शियम देते हैं, ब्लड थिनर भी देते हैं, सो दैट इस सर्जरी के बाद कभी कभी रेयरली किसी को ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उनको ब्लड थिनर पे भी 1-1.5 महीना रखते हैं जब तक वो फुली रिहेबिलिटेट, यानी कि अपना आराम से सारे काम करने नहीं लगते। ओके सर, अभी आपने आइस पैक के बारे में बताया था कि आप उनको सजेस्ट करते हैं कि वो आइस पैक लगाएं अपने नीज़ पे,
बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह की चोट पर किस तरह की सिकाई करनी चाहिए, गर्म सिकाई करनी चाहिए, ठंडी सिकाई करनी चाहिए, उसके बारे में बताइए थोड़ा। मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पर सर्जरी होगा या जहाँ कोई फ्रेश चोट लगा है उसमें आइस पैकिंग होता है। ये दो कंडीशन है जिसमें हॉट पैक कभी नहीं करते। मतलब जो फ्रेश इंजरी होती है, फ्रेश इंजरी हुआ, किसी को एंकल पे मोच आ गया, किसी को अचानक गिरने से चोट लग गया, और किसी का सर्जरी हुआ है, इन दोनों कंडीशन के बाद हमें सिर्फ आइस पैक यूज करना है। वहाँ पर हॉट फोमेंटेशन नहीं किया जाता। और अगर किसी को बैक स्पैज़म हो गया, मान लिया वेट उठा लिया, कमर में दर्द हो गया अचानक, या कुछ खेलते हुए मसल में स्पैज़म हो गया, टाइटनेस हो गया, तो उसमें हम गर्म सिकाई यूज करते हैं। और जहाँ आपको कंफ्यूजन है वहाँ आइस कर लो। अच्छा, जहाँ कंफ्यूजन है वहाँ आइस कर लो। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जो इनमें से कवर नहीं हो रहा है, वहाँ आइस कर ले, बिकॉज आइस नुकसान नहीं करेगा। गर्म उन जगहों पे नुकसान कर सकता है जहाँ पर सर्जरी के बाद का है या चोट के बाद। कई लोग चोट के बाद, वो पहले ज़माने में हम वो हल्दी वल्दी लगाते थे, गर्म करके रोटी लगा देते थे। आजकल आज भी आते हैं पेशेंट वो जो पहलवान से ट्रीटमेंट करा के आते हैं, तो जो एंकल स्प्रेन पे जहाँ आइसिंग करना था वहाँ पर वो 10 दिन से वो गर्म तेल के मालिश और सब कुछ कर रहे हैं और वहाँ से इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए आइसिंग कभी भी नुकसान नहीं करेगा। ऑफ कोर्स कई पेशेंट्स इस चीज़ के लिए ज़रूर बोलते हैं कि विंटर्स में इतना ठंड है, हम आइसिंग कैसे करें, तो हम उनको यहाँ तक बताते हैं कि आप सनलाइट में बैठ के भी कर सकते हो, एंड यू मे रिमूव इट आफ्टर 8 to 9 मिनट्स 10 मिनट्स, जब आपको ज़्यादा कोल्ड लगे, एंड देन यू कैन टेक अ ब्रेक और बीच बीच में आप लगा सकते हैं। ओके सर, आपने ऑयल्स के बारे में बात की थी। इंडिया में ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर थोड़ा सा जोड़ों में दर्द हुआ तो ऑयल लगा लिया, या कुछ अलग तरीके के कुछ ऑइंटमेंट्स लगा लिए। एक्चुअल में इफेक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं? सो टाइप ऑफ ऑयल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मसाज के तरीके से फ़र्क पड़ता है। तो आप चाहे कोकोनट ऑयल यूज़ करें या घर का बना हुआ कोई ऑयल यूज़ करें, या वो आजकल वो ऑर्थो ऑयल और दुनिया जहाँ के ऑयल आते हैं, आप कोई भी ऑयल यूज़ करें, मसाजिंग के मेथड से फ़र्क पड़ेगा। और क्या तरीका होता है राइट वे टू मसाज? राइट वे मोस्टली तो हम कहते हैं कि हार्ट की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए, बिकॉज हमें क्या मसाज से क्या हम सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं मसल का, और सर्कुलेशन किस तरफ बढ़ना चाहिए, जिस तरफ ब्लड जाता है। तो हम लेग्स का अगर मसाज कर रहे हैं तो ब्लड हार्ट की तरफ आना चाहिए ना, तो इसलिए हमारा सर्कुलेशन का डायरेक्शन, हमारा मसाज का डायरेक्शन टुवर्ड्स दी हार्ट होगा। आर्म में करेंगे वो भी टुवर्ड्स दी हार्ट होगा, लेग में करेंगे वो भी टुवर्ड्स दी हार्ट होगा। तो दैट्स अ यूजुअल डायरेक्शन। बट कई जगह पे लोग राउंड मसाज भी करते हैं, पर अल्टीमेटली व्हेन यू हैव टू चूज अ डायरेक्शन, इट हैज टू बी टुवर्ड्स दी हार्ट। ओके सर, हमने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्जेशन की। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक्चुअल में होती कैसे है सर्जरीज, क्या करते हैं आप? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नी रिप्लेसमेंट का मतलब है कि पुराना सारा घुटना निकाल देंगे, नया डाल देंगे। बट ऐसा नहीं होता। इसका जो नाम है रिप्लेसमेंट, एक्चुअली में ये रीसर्फेसिंग होता है। इसमें जॉइंट को रिप्लेस नहीं किया जाता, जो जॉइंट के जो एंड्स हैं वो जो घिस चुके हैं, वहाँ पर कार्टिलेज या ग्रीस खत्म हो गया है, सिर्फ उस एंड के ऊपर एक नया कैप लग जाता है। तो अपर वाली बोन जो हमारी फीमर या थाई बोन होती है, उसके ऊपर भी एक कैप लगता है। नीचे वाली बोन जो टिबिया जो आके मिल रही है, उसके ऊपर भी एक सपोर्ट लगता है, और बीच में एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है, पॉलीथाइलिन कहते हैं, वो हमारे ग्रीस की तरह काम करता है। तो ये दो मेटल के बीच में एक प्लास्टिक कंपोनेंट होता है जिसपे हमारी सारी स्मूथ मूवमेंट होती है। ओके, मतलब कुछ निकाला नहीं जाता है। हाँ, सिर्फ जो डैमेज पार्ट है उसको क्लीन कर दिया जाता है थ्रू स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, और जो स्पेस बनता है उसमें नया दो मेटल के पार्ट और बीच में एक नया कार्टिलेज के बजाय हम प्लास्टिक का पार्ट डालते हैं। तो कॉम्बिनेशन ये तीन पार्ट्स को हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। सर पेनफुल होता है ये? देखो, जहाँ भी कोई स्किन कट होगा, बोन कट होगा, अब हम छोटा सा कॉर्नर भी लग जाता है टेबल का तो कितना पेन होता है। अगर हम बोन को कट करें पेन तो होगा, लेकिन आजकल के जो मेथड्स हैं जिसमें हम नर्व्स को ब्लॉक कर सकते हैं, आइसिंग कर सकते हैं, जितना जल्दी हम पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं उतना ही पेन कम होता है। और किसी को अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, किसी को और इश्यूज हैं, उसको अगर हम अच्छे से कंट्रोल करते हैं तब भी पेन कम होता है। तो ये बड़े सारे फैक्टर्स को हम पहले से ही लेके चलते हैं, जिससे कंबाइंड तरीके से हम पेन को एक मैनेजेबल सिचुएशन में लाते हैं। इसलिए पेशेंट फर्स्ट डे से कुछ 4-5 घंटे के अंदर ही अपना फर्स्ट वॉक ले लेता है। कभी ऐसा होता है सर कि पेशेंट आपके पास आया फुल माइंड मेकअप करके, हाँ मुझे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है, लेकिन बाद में वो थोड़ा डर गया हो कि नहीं हो सकता है पेनफुल हो, या उसने अपना डिसीजन चेंज किया हो आपसे कॉन्वर्सेशन? बहुत बार होता है। हालांकि आने से पहले ही वो कितनी बार वो हॉस्पिटल के दरवाजे से ही वापस जा चुके होते हैं, बट उनके बच्चे समझाते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है तो आके मिलते हैं। सो वहाँ पर हमारा यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उनको एक रियलिस्टिक पिक्चर देना, जो चीज़ें उनको
डाउट है उन्हें डाउट सारे क्लियर करना। और ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल पेन नहीं होता है, बट उनको ये पता है कि कल को उनको गॉल ब्लैडर का प्रोसीजर कराना हो, पेन तो उसमें भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मेथड्स आजकल हमने पेन के अडॉप्ट किए हैं, उससे उनका पेन ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आता है जो कि किसी नाखून की या गॉल ब्लैडर की या किसी और सर्जरी के बराबर होता है। ओके सर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं कि जहाँ पे सर्जरी ना करानी पड़े? हाँ, सो जहाँ हमें लगता है कि जॉइंट अभी लास्ट स्टेज तक नहीं पहुँचा है, तो उसमें हमारे पास जैसे हमने आपको बताया दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, वो सारी चीज़ें हैं, इंजेक्शंस भी हैं। और कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे थोड़ा सा यंगर पेशेंट अगर होगा 40s, अर्ली 40s में या 50s में, जहाँ पर हमें लगता है कि अभी पेशेंट की एक आमतौर पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75-80 तक है, तो 40 साल तक ये घुटना नहीं चलेगा, तो कैन वी गिव समथिंग एल्स? अगर सारी ऑप्शन एग्जॉस्ट हो गई हैं, कुछ और चीज़ बचता है, तो उसमें भी एक पुराने टाइम से एक प्रोसीजर चला आ रहा है जिसको हम ऑस्टियोटमी कहते हैं, HTO कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जॉइंट नहीं रिप्लेस करते, सिर्फ जब हम चलते हैं तो हमारा मेजर वेट जो पड़ रहा होता है उसी जगह पड़ रहा होता है जहाँ पर आर्थराइटिस है या जहाँ पर ग्रीस खत्म हुआ पड़ा है। तो हम जॉइंट बोन की अलाइनमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिससे उनको 8 से 10 साल मिल जाते हैं। अच्छा, वो ब्रीदिंग स्पेस हो जाता है। तो उनको आज सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, नी रिप्लेसमेंट। अगर वो 8 से 10 साल हम उसको टाल सकें, खासकर उन पेशेंट को जो यंगर मिडिल एज ग्रुप में है, 40s में है। अब क्या है कि एक जो ड्रॉबैक हम मानते हैं नी रिप्लेसमेंट का, ये है कि भैया आप रनिंग अवॉइड करना होता है इस प्रोसीजर के बाद। हमें जंपिंग नहीं करना है, हमें फुटबॉल जैसा गेम नहीं खेलना है जिसमें कहीं टकरा के हम गिर सकते हैं, जैसे जिनको हम हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है, स्पेशली जो विलेज से आते हैं, तो जैसे अब मेरे को एक एग्जांपल याद है जिसमें वो लेडी आई, 42-43 की एज था, और उनका काम था, उनके घर में सारे कैटल था, वो फार्मिंग करते थे और दूध निकालना, ये सब चीज़ें खुद करते थे, और उसके लिए उनको नीचे बैठना पड़ता था। तो उनका ये था कि जो भी आप ट्रीटमेंट करो, अगले मुझे 5-10 साल यही काम करना है, तो मैं फार्मिंग भी कर सकूं, स्क्वाट भी कर सकूं। अब नी रिप्लेसमेंट हम फुल स्क्वाट अवॉइड कराते हैं, तो उनको हमने बोला कि हम आपको दूसरा ऑप्शन देते हैं, ये 8-10 साल चल जाएगा। अच्छा। तो आप वो ले सकते हैं, और जब आप ये सब काम खत्म कर देंगे और आपको पेन वापस आएगा, तब आप नी रिप्लेसमेंट कराना। तो वो लेडी को हमने 2011-12 में तब किया था, और अब जाके 2023 में आके उन्होंने वापस अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया। तो उस 10-11 साल की जर्नी भी हमने देखी, वो उनका पेन रिलीफ हो गया और वो अपना सारा वो काम कर पाए। अब वो समझ लो रिटायर हो गए, अब दर्द बढ़ गया, वापस 10-12 साल बाद दिक्कत हुआ, तो अब हमने उनका रिप्लेसमेंट भी कर दिया। तो जो मिडिल एज ग्रुप है उसमें हमारे पास ये ऑप्शन हमेशा रहता है, जो कि उनको 8 से 10 साल का, 12 साल का एक ब्रीदिंग स्पेस दे देता है।